जय माता दी दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित पेडागॉजी से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकें। और हर एक वीडियो में आपको नए क्वेश्चन बताए जाते हैं, किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या, अर्थात दो संख्याओं का जब गुणन करते हैं, गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उनसे प्राप्त जो संख्या होती है सदैव दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया था कि एक पूर्ण संख्या तथा एक भिन्न संख्या के गुणन के कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया था कि किसी संख्या के बार बार प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करके, तीसरा ऑप्शन दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके, चौथा ऑप्शन था कि ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ठीक है, तो कैसे प्रदर्शित किया जाएगा इसे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रिड पेपर पर, ग्रिड पेपर क्या होता है, जैसे मान लो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है और इसी में कुछ वर्टिकल लाइन खींची हुई होती हैं, जो एक दूसरे को मतलब जब कट करती हैं तो उनके बीच में वर्ग मतलब का आकार बनता है, जो ग्रिड के आकार का होता है। ठीक है, और इस तरह आपको ये दिख रहे होंगे जिसमें हम सर्कल बना रहे हैं। तो ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि मतलब आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि सदैव सत्य नहीं होता है, यह चीज़ सदैव सत्य नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दिए हुए आयत, एक आयत दिया हुआ। अब आयत क्या होता है, जैसे देखो आप सामने जो दो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। ठीक है, जैसे ये भुजा जो है इसके समानांतर और बराबर है, और इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं जो इसके बराबर और समानांतर हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि किसी आयत तथा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने बताया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक और शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। किस तरह के से एक टीचर जो है स्टूडेंट को समझा सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल जो होता है वह बराबर होता है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो पहला ऑप्शन है कि कागज़ को मोड़ने के प्रयोग से समझाया जा सकता है, या फिर पैमाने के प्रयोग से, या फिर जियो बोर्ड के प्रयोग से, या फिर आलेख ग्राफ के प्रयोग से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, आलेख या फिर ग्राफ के पेपर के प्रयोग से आप यह चीज़ें समझा सकते हो कि आयत एवं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल दोनों के समान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीईआरटी के 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नहीं होना चाहिए पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि गणित में उच्चतर एवं अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना, या फिर गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बताना, या फिर अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान एवं समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौशल को प्रस्तुत करना, या फिर तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गणित में उच्चतर एवं अमूर्त पढ़ाई को तैयार कराना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है
कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित में जो त्रुटियां होती हैं अर्थात एरर्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। यह कथन मतलब क्या है कि इस कथन में यह सही है, गलत है, किस वजह से सही है, किस वजह से गलत है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पता करके बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया था कि गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता। गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही होती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया था, अगला ऑप्शन है कि सही है क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 तो जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह बोध कराता है कि बच्चे जो है गणित की अवधारणा को जो है किस प्रकार रचना करेंगे, ठीक है ना, गणित की अवधारणा की रचना किस प्रकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण जो है किसका उल्लेख करता है, ठीक है, इस चीज़ को पता करके बताना है आपको। तो गणितीय संचारण उल्लेख करता है, 4 ऑप्शन दिए गए थे कि गणितीय विचारों को समाहित तथा संगठित करने की क्षमता, या फिर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का, या फिर गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता का, या फिर गणित की प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की क्षमता का, ठीक है। तो गणित का संचारण जो है उल्लेख करता है, किस चीज़ का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह गणितीय विचारों को समाहित तथा संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो या उससे अधिक, ठीक है, दो या फिर उससे अधिक दोनों बीमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए, दो से अधिक बीमाएँ वाली जो वस्तुएं होती हैं उनके मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि अप्रमाणित इकाई का प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन है आकलन करना, तीसरा ऑप्शन है प्रेक्षण करना, चौथा ऑप्शन है अध्यारोपण करना, ठीक है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त बोला जाएगा? तो प्रेक्षण करना जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री में समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है, अर्थात इनको सीरीज में सजाना जो है कौन सा सही माना जाएगा। अब श्रेणी क्रम क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 ये एक श्रेणी क्रम में है क्योंकि इन दोनों के इन जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इन सब के बीच में एक पैटर्न है और हर एक नंबर के बीच में एक एक का डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम में कहला जाएंगे। अगर मान लो इसी तरह हम लोग कुछ दूसरा नंबर लिखते हैं, मान लो कि 2 लिख देते हैं, 4 फिर 5 फिर उसके बाद फिर 3 लिख देते हैं, तो ये देखिए इन सभी के नंबरों के बीच में कहीं 2 का गैप है, कहीं 1 का गैप है, फिर कहीं 2 का गैप है, फिर यहाँ पे इसके बाद 6 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद फिर 6 लिखा हुआ है, तो इनके बीच में 3 का गैप है, तो कोई पैटर्न ही नहीं है इनके बीच में, है ना। और नंबर भी मतलब कुछ भी लिखा जा रहा है, इनके बीच में ना तो कोई पैटर्न है ना तो कोई क्रम है, तो इसलिए इसे श्रेणी क्रम नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा ज्यामिति की समझ को विकसित करने के लिए? पहला ऑप्शन है कि मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण या फिर अनौपचारिक निगमन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें लिखा गया है कि पहला ऑप्शन होगा, श्रेणी क्रम में अगर बात की जाए तो पहला मानसिक चित्रण होगा, फिर उसके बाद विश्लेषण, फिर औपचारिक निगमन, फिर उसके बाद अनौपचारिक निगमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसे अपने नोट्स में लिख करके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक संख्या जो होती है उसको दशमलव निरूपण में व्यक्त करना है, ठीक है। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 0.40.26, ठीक है, लिखा हुआ है, तो एक संख्या को मतलब 4026 लिखा हुआ है, इसको इस रूप में लिखना है 40.26 में। दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना, पहले से किस चीज़ की जानकारी होना जो है, जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, किस चीज़ का पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है।
योग का अर्थात जोड़ने का, व्यवकलन का, या फिर स्थानीय मान का, या फिर गुणा का। तो किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए आपको? पूर्व जानकारी होनी चाहिए। तो स्थानीय मान की जो है वह पूर्व जानकारी होना चाहिए आपको। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे मान लो आप लिखा हुआ है 526 लिखा हुआ है, इसमें आपसे 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 2 कौन से स्थान पर है? ये इकाई, एक दहाई, 2 दहाई के स्थान में, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 2 के बाद जितने अंक लिखे रहते हैं उनके जगह पे 0 लगा दिया जाता है, तो 20 जो है इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 5 का निकालना है तो 5 के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं? 2, तो 2 0 लगा दो तो 500 जो है इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, अर्थात अंक गणित जो होती है अर्थमेटिक, उसमें उसकी 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी मानी जाती हैं? ठीक है, तो योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना करना, या फिर समीकरण बनाना। और अगली संक्रिया है आपकी योग, गुणा, या फिर भिन्नों का दशमलव में बदलना, और सम आकृतियों की रचना करना, या फिर योग, व्याकलन, गुणा, या फिर भाग। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले योग करना, फिर व्याकलन करना, फिर गुणा करना, और फिर भाग करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मूलभूत गणित की मूलभूत सही संक्रिया को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन है कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? ठीक है ना, 15 को 3 से गुणा जो है किस प्रकार करेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि नहीं आपको 15 से 3 से 15 गुणे 3 ही करना है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करेंगे। 5 गुणे 3 कर सकते हैं, या फिर 3 गुणे 5 गुणे 3 कर सकते हैं, या फिर 15 गुणे 1 गुणे 3 कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसे कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खुले अंत वाला प्रश्न ये होता है कि जिसमें केवल आपकी मर्जी चलती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे करेंगे जो आपको सुविधाजनक लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बाकी इसके बाद जो भी दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें सब में प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे देखिए अगला जो ऑप्शन दिया गया है कि कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 15 हो, ये फिक्स कर दिया है आपको कि कोई 2 संख्या लिखना है जिनका गुणनफल 45 है। तो 9 और 5 लिख सकते हो आप जिनका गुणनफल 45 होता है, या फिर 15 3। ठीक है, बाकी इसके अलावा तो आप लिख नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये आपको फिक्स कर दिया कि कोई 2 ही संख्या लिखना है, उससे ज़्यादा संख्या नहीं लिखनी है ना। तो 2 संख्याएं फिक्स कर दिया गया, तो ये बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान लिखिए। संख्या रेखा का आपको प्रयोग करना है और उसमें 3 बार 15 का मान लिखना है, 15 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि 15 को 3 से सीधे गुणा कर देना है, उसका मान निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो तीनों ऑप्शन नीचे के दिए गए हैं ये एक बंद अंत वाले प्रश्न हैं, अर्थात इनमें डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि यही काम करना है, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं बोला गया है। ठीक है, इसलिए ये खुले अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।